हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसमें हमने 2019 से लेकर 2021 तक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2015 से लेकर 2018 तक जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें इन ईयर्स में 2015 से 18 तक में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो पांचों के पांचों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो वो लोग देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके अलावा हमारा जो प्लेलिस्ट है जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, वहाँ से भी सारे के सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जेई एडवांस के, वो सारे हमने वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके देख सकते हो, और या तो चैनल के प्लेलिस्ट से भी एक्सेस कर सकते हो, और प्लेलिस्ट का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो यार, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2018 में। क्वेश्चन में बोला गया है, कंसीडर अ थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग इन अ विस्कस लिक्विड इन अ लार्ज टैंक। तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा टैंक है, लार्ज टैंक है, और इसमें एक हमारे पास में थिन स्क्वायर प्लेट है, बहुत ही पतला। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इतना मोटा, बट बहुत ही पतला स्क्वायर प्लेट है एक। और ये कैसा एक लार्ज टैंक में इस तरह से फ्लोट कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। कुछ इस तरह का प्लेट हमको देखने को मिलेगा, और इस तरह की लिक्विड यहाँ पर इस तरह से भरी हुई है, इस तरह के टैंक में ये रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास में। अच्छा, इसमें बोला गया द हाइट एच ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन विड्थ ऑफ द टैंक। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट बहुत कम, यहाँ से जो यहाँ तक की हाइट है ये बहुत कम है, एच इज वेरी लेस बोल रहा है ना। और ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें मैं एक चीज बताता हूं कि अगर हाइट यहाँ पर लेस बोला जा रहा है, दैट मीन्स हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये जो एक तरह का इंडिकेशन है, वो बोलना चाह रहा है कि जो हम लोग जब विस्कोसिटी पढ़ते होते हैं, तो हम लोग जो लेयर्स के बीच में जो लिखते हैं ना, डीवी बाई डी वाई, जो विस्कस फोर्स हम लोग लिखते हैं, है ना। जो एफ विस्कस फोर्स हम लोग क्या लिखते हैं, ईटा ए इंटू डी वी बाई डी वाई, है ना। हाइट वाई के साथ किस तरह से वेलोसिटी का वेरिएशन होता है, डी वी बाई डी वाई, है ना, वो हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो सबसे नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 है ना, सबसे नीचे वाली लेयर। तो ये जो वेलोसिटी का जो वेरिएशन है, ये लीनियर वेरिएशन हम लोग एज्यूम करके चलते हैं बहुत जगह पे। तो ये जो कंडीशन यहां पर दी हुई है कि h इज वेरी लेस, तो वो इस चीज का इंडिकेशन है कि जो dv बाई डी वाई है वो कांस्टेंट है। dv बाई डी वाई जो वेलोसिटी का वेरिएशन है हाइट के साथ, वो लीनियर वेरिएशन है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो वेलोसिटी का जो वेरिएशन है हाइट के साथ, उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको इधर ले देता हूं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का जो वेरिएशन है, वेलोसिटी का वेरिएशन किसके साथ, y के साथ। तो कुछ इस तरह का हम लोग लीनियर वेरिएशन, जो हमने यहाँ पर बोला है ना कि हाइट h इज वेरी लेस कंपेयर टू विड्थ, तो हम लोग एक लीनियर वेरिएशन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि dv बाई डी वाई इज कॉन्स्टेंट, है ना, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, इस तरह का स्लोप हम लोगों को मिल रहा है। तो ये यहाँ से हम लोग इन्फर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर चलो आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। द फ्लोटिंग प्लेस इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यू नॉट। तो इस जो स्क्वायर प्लेट है ना, इसको इस तरफ से खींचा जाता है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होंगे और खींचा जा रहा है, तो एक यू नॉट वेलोसिटी से ये मूव करती है ना, यू नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये जो हमारे पास में स्क्वायर प्लेट है, ये यू नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यू नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेट के बिल्कुल जो नीचे जो पार्टिकल्स जो इसके पास चिपक रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी यू नॉट होगी, है ना। और जो यहाँ पर जो बिल्कुल नीचे बेस में जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो रिवर होगा, रिवर दिया हुआ ना, सॉरी रिवर नहीं है, ये एक टैंक है। तो टैंक के जो सबसे नीचे वाले पॉइंट है ना, उसके टैंक के सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, टैंक में जो लिक्विड्स हैं, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, है ना,
वो जीरो होगी बिल्कुल, क्योंकि वो टैंक से चिपके हुए हैं। तो ये हम लोग कुछ एजम्पशन लेके चलते जब हम लोग ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होते तो नीचे में जो अपने जो नीचे में जो हमारे पास में वाटर के मॉलिक्यूल्स है या फिर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जीरो होगी उस सबसे नीचे वाले में, और जो सबसे ऊपर वाले लेयर में जो हम लोग स्क्वायर प्लेट को मूव करा रहे हैं तो वहां पर जो उनकी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो यू नॉट होगी, जो उनसे चिपके हुए हैं उनकी वेलोसिटी यू नॉट होगी। तो अगर हम लोग लीनियर वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो लीनियर वेरिएशन में क्या होगा कि यू नॉट और जीरो ये लीनियरली ये वेलोसिटी वेरी करेगी y के साथ। अगर हम लोग इसको y मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग y मान लेते हैं, y एक्सिस मान लेते हैं, तो यू नॉट से जीरो हो रहा है वो जो वेरिएशन है दैट इज लीनियर वेरिएशन। मतलब अगर हम लोग कोई मिडवे अगर हम लोग देखें, मिडवे अगर कहीं पर देखें तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वो कितनी होगी, मिडवे में वेलोसिटी होगी यू नॉट बाई 2। तो इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा है ना, लीनियर वेरिएशन है। इस तरह का ग्राफ है हमारे पास में, लीनियर वेरिएशन y के साथ वेलोसिटी की जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन है ना। तो या y इक्वल्स टू ये वाला y इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है और ये y इक्वल्स टू h वाला पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है ना, ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 और h हाइट पे जो वेलोसिटी है दैट इज u नॉट। तो ये एक हमको यहाँ से समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग सपोज यहाँ बोले कि जो हमारे यहाँ पर मैं एक दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये y इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है और सपोज ये यहाँ पर है y इक्वल्स टू h वाला पॉइंट है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u नॉट है। तो इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, dv बाई dy जो कांस्टेंट है वो dv बाई dy हम लोग निकाल सकते हैं ना, dv बाई dy हम लोग बोल सकते हैं ना u नॉट बाई h। तो dv बाई dy ये कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू u नॉट बाई h। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स की बात हो गई। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ये तो विस्कस फोर्स हमारे पास हो गया और एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें बोला गया द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। तो जो प्लेट है, तो प्लेट को अगर हम लोग देखें तो प्लेट को मैं इस व्यू में बनाता हूँ। ठीक है, हम लोग फ्रंट व्यू से इसको ऐसा देख रहे हैं ना, ये वाला व्यू मैं प्लेट पे बना रहा हूँ बस। तो इधर एक F एक्सटर्नल प्लेट पे लग रहा है ना, प्लेट पे F एक्सटर्नल लग रहा है। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, u नॉट इसकी वेलोसिटी है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस पे एक विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा और हम लोग इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स पक्का F एक्सटर्नल के बराबर लग रहा होगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है u नॉट। और उसकी वैल्यू कितनी है, विस्कस फोर्स की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू ईटा a dv बाई dy। ठीक है, दिस इज विस्कस फोर्स और dv बाई dy हमने ऑलरेडी यहां पर निकाला है u नॉट बाई h। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ईटा a u नॉट बाई h ये टोटल ये हमारे पास में विस्कस फोर्स लग रहा है। तो यही रेजिस्टिव फोर्स है, द फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। तो ये हम लोग यहां से देख सकते हैं दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। तो ए ऑप्शन तो हमारे पास में करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन में बढ़ते हैं। बी ऑप्शन में बोला गया रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेट। तो हम लोग को देख रहा है कि इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है एरिया से, एरिया के तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में इसमें आ रहा है ना, एरिया ऑफ प्लेट से डायरेक्टली रिलेशन में है। तो ये इंडिपेंडेंट बोल रहा है, तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन चलते हैं। द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द लिक्विड फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेस विथ यू नॉट, है ना। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, तो देखो हर लिक्विड का लेयर, अगर हम लोग कोई भी लिक्विड का एक लेयर अगर कंसिडर करें, ये सब चीज मैं यहां से एक बार थोड़ा सा रिमूव करूं, तो कोई सा भी लिक्विड का लेयर हम लोग कंसिडर करें बीच में, है ना, कोई सा भी लिक्विड का। चलो सबसे पहले ऊपर वाले लेयर को ही देख लेते हैं, दो लेयर देख लेते हैं। सपोज ये वाला, तो ये वाला जो लेयर है, ये लेयर है मेरा प्लेट का और इसके जस्ट नीचे हम लोग एक दूसरा लेयर ले लेते हैं जो कि होगा लिक्विड का, है ना, जो कि होगा लिक्विड का। अब हमें पता है कि इस पे प्लेट पे एक विस्कस फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। तो ये जो विस्कस फोर्स कौन लगा रहा होगा, नीचे वाली लेयर लगा रही होगी। ये वाली जो लेयर हमने नीचे बना रखी लिक्विड की, ये ऊपर वाले लेयर पे ये विस्कस फोर्स लगा रही होगी। तो इस पे भी एक विस्कस फोर्स आगे की तरफ इस तरह से लगेगा, है ना, इस पे पर विस्कस फोर्स आगे की तरफ लगेगा। अब देखो इसकी जो नेक्स्ट लेयर होगी, यहां पर जो नेक्स्ट लेयर होगी वो ऊपर वाली प्लेट पे भी एक फोर्स लगाएगी, है ना, वो भी रेजिस्टिव फोर्स है, विस्कस फोर्स है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू भी FB के बराबर होनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो बीच वाला जो लेयर है, बीच वाला जो पानी का जो लेयर हमने बना रखा है,
उसका उस पर भी नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स उस पर भी जीरो होना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्योंकि ऊपर वाला कांस्टेंट हमने क्या, वेलोसिटी की जो वेरिएशन है वो लीनियर है, बट हर जगह पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, हर जगह पे हर हाइट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे कि इस हाइट पे जो टॉप वाला हाइट पे है, यहाँ पे वेलोसिटी इज यू नॉट, तो उससे जस्ट नीचे वाले के पास कुछ वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज समथिंग v, तो दिस v इज तो कांस्टेंट ना, तो दिस v इज कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या होगा, विस्कस फोर्स यहां पर जो लगेगा वो fv के बराबर ही होगा, तभी ये दोनों कैंसल आउट होंगे और उनके पास एक नेट कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, है ना। तो हर जगह पे हर लेयर पे एक जो फोर्स लग रहा है विस्कस फोर्स, तो वो जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि dv बाई dy भी कांस्टेंट, तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सो उसकी जो वैल्यू है दैट इज दिस ओनली, यही विस्कस फोर्स लग रहा है, यही वाला बस फोर्स लग रहा है हर जगह पे। तो अब हम लोगों को बॉटम ऑफ द टैंक पे लग रहा है, और ये शेयर फोर्स है, मतलब शेयर फोर्स मतलब समझ रहे होगे अगर तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा, शेयर मतलब क्या, उसके सरफेस पे इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना, तो यही फोर्स हर जगह पे लग रहा है। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक, तो टैंक के फ्लोर में भी यही फोर्स लग रहा होगा, है ना, तो यही फोर्स है एंड दिस फोर्स हम लोग देख सकते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू यू नॉट, तो यू नॉट के प्रोपोर्शनल है, तो इंक्रीज अगर हम करेगा, मतलब इस फोर्स को इंक्रीज करना है, दैट मींस यू नॉट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर ये ऑप्शन भी हमारे पास में सही आ जाता है कि जो ये वाला सही है, हाँ, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेस विथ यू नॉट, तो इंक्रीज यू नॉट जैसे बढ़ता है तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लीनियरली विद द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ये बात भी सही है, विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास में एक लीनियर रिलेशनशिप हमको मिलेगा। द टेंजेंशियल स्ट्रेस, यही वाला सेम, यही विस्कस फोर्स के बारे में ही बात हो रही है, द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लीनियरली विद द विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं ये, क्योंकि ये जो चीज है ये इसको हम लोग कांस्टेंट माने, तो जो यही विस्कस फोर्स की बात हो रही है, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, तो लीनियरली इसके साथ वेरी करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है दिस इज कांस्टेंट, दिस टर्म इज कांस्टेंट, है ना, तो डी ऑप्शन भी हमारे पास में करेक्ट हो जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए होगा दैट इज ए, सी एंड डी। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2018 में, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अ यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस आर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू अ बीकर फिल्ड विथ वाटर, तो एक हमारे पास में कैपिलरी ट्यूब है इस तरह से, है ना, एक इस तरह से पतली सी है, मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई है, थोड़ी क्या बहुत मोटी बना दी है, तो इस तरह से है, और इसको एक बीकर में इस तरह से प्लेस किया जाता है और उस बीकर में पानी इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है, बीकर में पानी भरा हुआ है, और इसकी जो रेडियस है दिस इज आर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां बोला गया आगे द वाटर राइजेस टू हाइट h इन द कैपिलरी ट्यूब एबव द वाटर सरफेस इन द बीकर, तो यहां तक कहीं राइज कर जाता है h हाइट तक, सरफेस से h हाइट तक यहां तक वाटर राइज कर जाता है इसमें, है ना। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज सिग्मा, इसकी सरफेस टेंशन इज सिग्मा, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज थीटा, तो कॉन्टैक्ट एंगल इसका थीटा है ना, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है। इग्नोर द मास ऑफ द वाटर इन द मेनिस्कस, तो ये मास ऑफ द वाटर मेनिस्कस में हम लोग ऑलरेडी इग्नोर करके चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल ट्रू, तो यहां पर बेसिकली पूछा गया है h हाइट के बारे में, तो विच इज हम लोगों को पता है ऑलरेडी, हम लोग ये चीज डिराइव करके रख देते हैं, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, तो यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, तो लेकिन यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सिग्मा में कन्वर्ट कर देते हैं, और आर क्या है, आर इज रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, जी इज जो ग्रेविटी है, टू और टी इज सरफेस टेंशन, थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल। तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन में बोला जाता है फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब h डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन r, तो h को देखो, अगर हम लोग r को इंक्रीज करते हैं तो h डिक्रीज होगा, तो ये बात में सच्चाई दिख रही है, तो a यहां से करेक्ट हो जाएगा। b देखते हैं, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब h इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, तो h तो सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है ना यार, h तो सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बोलना तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में if this experiment is performed in a lift going up with constant acceleration then h decreases, अब ये हम लोग कैसे देखें, सपोज इसी को पूरे को हम लोग एक लिफ्ट में रख देते हैं, है ना, एक लिफ्ट में रख दिया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग लिफ्ट में डाल देते हैं,
और लिफ्ट को हम लोग एक्सेलरेट कर देते हैं ऊपर ऊपर की तरफ। अब क्या होगा वो देखो, अब ये होगा कि अभी तक ये ग्रेविटी जो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो ग्रेविटी कितना एक्सपीरियंस कर रहा था, जी। अब इसी सेटअप को हम लोगों ने ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया ए से। अब इसको ग्रेविटी कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज इक्वल टू जी इफेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं। और जी इफेक्टिव और यहां पर जो एच आ जाएगा वो अब जी इफेक्टिव के टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि इसको कितना एक्सपीरियंस हो रहा है और इसको कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, ये चीज देखने के लिए हम लोग सूडो फोर्स यूज करते हैं। दैट मीन्स हम लोगों को लिफ्ट के फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो लिफ्ट के फ्रेम में जाना पड़ेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो mg, अगर ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था तो लिफ्ट के फ्रेम में हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, तो लिफ्ट के फ्रेम में ये एक ma भी नीचे आ जाएगा। बेसिकली हम लोग लिफ्ट का फ्रेम की बात करें, हम लोग बेसिकली वो बीकर का फ्रेम में बात कर रहे हैं। हम लोग बीकर के अंदर जो वाटर रखा हुआ है उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, जी इफेक्टिव, हम लोगों को उससे मतलब है ना। तो जी इफेक्टिव उसको देखो क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, m इंटू जी प्लस ए, यहाँ पर नेट जो फोर्स नीचे लग रहा है, और जो जी इफेक्टिव हम लोग देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू जी प्लस ए। तो जी इफेक्टिव कितना है, जी प्लस ए, है ना। तो अब जी इफेक्टिव, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई, तो जी इफेक्टिव बढ़ गई दैट मींस एच कम हो गई। तो वही स्टेटमेंट नंबर सी बोल रहा है, तो दैट इज करेक्ट। डी ऑप्शन देखते हैं, एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। तो एच देखो दैट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये चीज डी ऑप्शन यहां से इसलिए गलत हो जाता है, तो डी ऑप्शन यहां से गलत हो जाता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर निकल के आएगा दैट इज ए एंड सी। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। क्वेश्चन में बोला गया है अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर हैविंग सरफेस टेंशन ऑफ दिस। तो एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है हमारे पास में, है ना, इस तरह से, और उसकी रेडियस हमें दी हुई है कैपिटल R, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, और इसकी जो सरफेस टेंशन है, चलो हम लोग यहाँ पर S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हम लोग T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन हम लोग जनरली T से रिप्रेजेंट करना हम लोग को अच्छा लगता है। तो 0.1/4 पाई, तो हम लोग इसको 1/40 पाई लिख सकते हैं ना, ठीक है, इतना न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, और ये हमारे पास में एक लिक्विड ड्रॉप है, मतलब अंदर पूरी भरी हुई है। डिवाइड इटसेल्फ इनटू के आइडेंटिकल ड्रॉप, तो ये क्या होता है, ये के आइडेंटिकल ड्रॉप में डिवाइड हो जाती है ना, के आइडेंटिकल ड्रॉप, सबकी रेडियस सेम होगी, और इसके अलावा और एक चीज होगी कि इधर की जो डेंसिटी होगी वही डेंसिटी यहां पर भी होगी, और यहां पर सबकी रेडियस सपोज हम लोग r मान लेते हैं, है ना, लेकिन डेंसिटी तो पानी तो वही है ना, तो डेंसिटी दोनों की बराबर होगी इस तरह से, तो इस तरह से वो डिवाइड कर जाता है ना। तो इस प्रोसेस में क्या बोल रहा है कि के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में ये डिवाइड हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन द प्रोसेस द टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो जो टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी है दैट इज 10⁻³ जूल, है ना। इफ के की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁴, देन हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10⁻⁴ के की वैल्यू दी हुई है, तो अल्फा फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस में देखो इसकी ये अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसकी सरफेस एरिया बढ़ रही है ना, सरफेस एरिया इसकी बढ़ रही है, सरफेस एरिया बढ़ रही है मतलब इसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुई है ना, सरफेस एरिया बढ़ गई तो सरफेस एनर्जी, सरफेस जो एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है। तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इधर वाला जो रखा हुआ है ना, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और कितने से ज्यादा है, वो डेल्टा यू से ज्यादा है ना, इनकी एनर्जी कंपेयर टू दिस ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम लोग सिंपल अब काम करते हैं, एक रिलेशन हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, इस कैपिटल R तो हमें दिया हुआ है, स्मॉल r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैपिटल R और स्मॉल r में, तो वो भी हम लोग सिंपल मास बैलेंस से कर सकते हैं, क्योंकि जितना मास इधर है ना, उतना ही मास इधर है, मास तो कहीं नहीं गया है ना, तो मास इक्वेट कर देते हैं दोनों साइड का। तो पहले साइड का जो पहला साइड है इसको बोलते हैं, दूसरा साइड ये है ना, तो पहले का जो मास है वो क्या लिख सकते हैं, उसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू r³ है ना, और दूसरे साइड में टोटल मास कितना है, तो एक का मास हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r³ है ना, ऐसे इंटू रो, एक का मास हो गया, और ऐसे के आइडेंटिकल ड्रॉप में इसको डिवाइड किया है, तो इंटू के। तो यहां से देखो रो से रो कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और जो हमारे पास में स्मॉल r की वैल्यू आ जाती है
दैट इज हम लोग देख सकते हैं के इधर चला जाएगा, के रेज टू पावर -1/3, के रेज टू पावर -1/3 आ जाएगा और कैपिटल आर, इतनी वैल्यू आ जाएगी, है ना, स्मॉल आर की वैल्यू। अब हमें निकालना है क्या, जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। और वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो पहले ये हम लोग लिख लेते हैं। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो इसका एक की एनर्जी कितनी होगी, एक की एनर्जी होगी उसका सरफेस एरिया 4πr², है ना, सरफेस एरिया हो गया इंटू सरफेस टेंशन T माइनस, अब पहले वाले की कितनी होगी, और ऐसा कितना है, के ड्रॉप है ना, तो के से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के टाइम्स हो जाएगा, और माइनस करेंगे पहले वाले के लिए कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सरफेस एरिया 4πr², है ना, इंटू टी, सिंपल है। और इसका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो डिफरेंस है दैट इज 10⁻³ जूल के, है ना, ये डिफरेंस 10⁻²। अब यहां से हम लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ये जो स्मॉल r² है ना, स्मॉल r² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा k रेज टू पावर, स्मॉल r² को हम लोग चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो k इंटू 4π, स्मॉल r² को हम लोग लिखेंगे k रेज टू पावर -2/3 r² इंटू टी माइनस 4πr² इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 4πr² इंटू टी कॉमन निकाल देते हैं, 4πr² टी, और यहां से भी 4πr² टी, तो इस टर्म में कितना बना, k इंटू के रेज टू पावर -2/3, तो k रेज टू पावर बन गया 1/3, है ना, और बाकी -1 कॉमन निकल गया 10⁻³ है ना। अब इसको हम लोग जरा सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो 4πr², तो 4π इंटू r² की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमने 10⁻² पुट करते हैं, तो r² की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁴, तो ये हो गया इंटू टी, सरफेस टेंशन की वैल्यू हमने कितना निकाला है, ये देखो ये हमने लिख रखा है 1/40π, है ना, और इंटू k रेज टू पावर 1/3 -1 एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो यहां से देखो ये 4π से और ये 40π, तो 10 का टर्म्स यहाँ पर रहेगा, 10⁻³ टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 10⁻3, ये सॉरी ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर k को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, k जो हम लोग निकाला है ना, k को 10⁻α रखते हैं, तो यहाँ पर 10⁻5 है ना, और ये 10⁻³ है, तो इसको इधर ले जाओ तो उधर 10⁻² आ जाएगा, तो 10 k को हम लोग 10⁻α भी रख रहे हैं साइमल्टेनियसली, 10⁻α/3 -1 दैट इज इक्वल टू 10⁻², है ना। अब ये जो 1 है +1 इधर कर लो, तो यहाँ पर 10⁻² +1 है ना, तो यहाँ पर 10⁻⁴ के पावर में हम लोग डील करें, तो 100 यहाँ पर 101 है, 101 को हम लोग 100 लिख सकते हैं ना, तो इस 1 को हम लोग यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हैं, 1 है, अभी यहाँ पर देखो अल्फा पावर में हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो 101 को हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 लिख लिया, है ना, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो वैसा करने में मुझे नहीं लगता तुमको कोई परेशानी होगी। तो यहाँ से देखो α/2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू 6 के बराबर आ जाती है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में। क्वेश्चन में बोला गया है 2 स्फीयर्स P and Q फॉर इक्वल रेडियाई हैव डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 रेस्पेक्टिवली। तो P और Q हमारे पास में दो स्फीयर्स हैं और इनकी जो डेंसिटी है दैट इज ρ1 एंड ρ2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग, तो हम लोग देख सकते हैं एक मासलेस स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं P और Q को, है ना, एंड प्लेस्ड इन लिक्विड्स L1 एंड L2 ऑफ डेंसिटीज σ1 एंड σ2। तो यहाँ की डेंसिटी इस लिक्विड की σ1 है और यहाँ की डेंसिटी σ2 है। इस तरह से लिक्विड इस तरह से भरी हुई है सब जगह पे, ठीक है, ये लिक्विड ऊपर नीचे दोनों जगह पे भरी हुई है अलग अलग सिग्मा डेंसिटी की, है ना। एंड विस्कोसिटी इज η1 एंड η2, तो इसकी विस्कोसिटी लिक्विड 2 की η2 होगी और लिक्विड 1 की विस्कोसिटी होगी η1, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास पे केस है। दे फ्लोट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ये जो सिस्टम है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विथ स्फीयर्स P in L1 एंड स्फीयर Q in L2 एंड द स्ट्रिंग्स बीइंग टाउट। तो यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं P है यहाँ पर और नीचे में इस तरह से Q है ना, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे टाउट है, स्ट्रिंग टाउट है मतलब स्ट्रिंग में कुछ तो टेंशन है ना,
टाउट बोलने का मतलब कुछ तो टेंशन होगा, टेंशन इज सम पॉजिटिव वैल्यू, है ना। इफ स्फीयर P along is along in L2, अब यहां पर एक अलग लाइन बोली गई है, स्फीयर P along, यहां पर along नहीं होना चाहिए, alone होगा, alone in L2 has terminal velocity Vp and Q alone in L1 has terminal velocity Vq। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बार टर्मिनल वेलोसिटी देख के आते हैं, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, सपोज ये मेरे पास में P है ना, P है इस तरह से, और ये एक लिक्विड में भरा हुआ है, लिक्विड में है, सब तरफ पूरे सब तरफ लिक्विड में इस तरह से, है ना। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की बात की गई है ना, P इस तरह से रखा हुआ है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की बात की गई है, और ये लिक्विड 2 में रखा हुआ है ना, P लिक्विड 2 में रखा गया है, और P की डेंसिटी कितनी है, ρ1 इसकी डेंसिटी है, P की जो डेंसिटी है दैट इज ρ1। तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग किस तरह से निकालते हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखो एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, है ना। mg कितना हो जाएगा, इसका डेंसिटी ρ1 इंटू इसका वॉल्यूम इंटू g, ये इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर एक बॉयंट फोर्स लग रहा होगा। अभी यहाँ पे कुछ भी रस्सी वस्सी नहीं है, ये जो सिस्टम है ये इसकी बात नहीं कर रही है, अलोन है ये, है ना। P अलोन बोल रहा है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बॉयंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो लिक्विड की डेंसिटी दैट इज L2 की डेंसिटी है सिग्मा 2, दैट इज सिग्मा 2 इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, तो वही रहेगा इंटू जी। और इसके अलावा एक और फोर्स लगने वाला है यहाँ पर, कौन सा फोर्स लगेगा, स्टोक्स लॉ अगर तुमने पढ़ा होगा तो उसमें एक यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो ड्रैग फोर्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और यहाँ पर ईटा किसका ईटा होगा, लिक्विड का ईटा, तो लिक्विड ये 2 है तो इसकी ईटा है ईटा 2 हम लोग बोलेंगे, तो दिस इज ईटा 2। तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब जब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें, वी टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें, तो टर्मिनल वेलोसिटी में वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब सारे फोर्स जीरो होंगे, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा, सारे एफ नेट उसके ऊपर जीरो होंगे, ठीक है। तो एफ नेट कौन कौन से एफ नेट, नीचे की तरफ लग रहा है ρ1 Vg माइनस ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, सिग्मा 2 Vg माइनस 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। 6 पाई ईटा आर वी टी को उधर ले जाए तो यहां पर हम लोग ρ1 माइनस सिग्मा 2 लिख सकते हैं इंटू Vg, एंड दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ऑफ लिक्विड 2 है, तो ईटा 2 आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। और यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, कुछ भी चीज कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρ1 माइनस सिग्मा 2 अगर लिखा, वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो स्फीयर इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर हमने कंसिडर कर रखी है, ये जो आर है ना, दिस आर, दिस इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, तो इसको हम लोग वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, है ना, दिस इज v इंटू जी, एंड डिवाइड कर देता हूं मैं इधर वाले से 6 पाई ईटा 2 आर से, 6 पाई ईटा 2 इंटू आर, एंड दिस इज माई टर्मिनल वेलोसिटी। और अब तो कुछ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जा 4 2 3 जा 6, है ना। तो और एक आर से ये आर स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा मेरे पास में टर्मिनल वेलोसिटी वी टर्मिनल, और ये किसके लिए मैं पी के लिए निकाल रहा हूं, तो मैं वीपी बोल देता हूं इसको, है ना, वीपी दैट इज इक्वल टू ρ1 माइनस सिग्मा 2, और जो फैक्टर आएंगे वो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2g आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे का जो फैक्टर है दैट इज 3 इंटू 3 9 इंटू ईटा 2। सो दिस इज माई टर्मिनल वेलोसिटी, सारे फैक्टर्स आ गए ना, ठीक है, 2g आर स्क्वायर और नीचे में 9 ईटा 2। सो ये मेरे पास में बीपी की टर्मिनल वेलोसिटी इतनी निकल गई, है ना। उसी तरह से VQ हम लोग निकाल सकते हैं जब वो लिक्विड 1 में होगा, अलोन, लिक्विड 1 में उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी अलोन, तो यहाँ पर लिक्विड 1 की जगह पे यहाँ पे P की जगह पे Q है, तो यहाँ पर ρ2 हो जाएगा, है ना। सेम उसी तरह से वो लिक्विड 1 में है तो यहाँ पर सिग्मा 1 हो जाएगा, और बाकी जो फैक्टर है 2/9 g आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस उसकी भी सेम है, अपॉन ईटा 1 क्योंकि वो लिक्विड 1 में है ना। तो इस तरह से हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, है ना। दिस इज VP और VQ, ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा अब क्वेश्चन की तरफ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम लोग P और Q की बात कर रहे हैं ना, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं P और Q में। अब हम लोग इस पे आ गए, क्वेश्चन पे आ गए, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये इक्विलिब्रियम में है ना, ये P और Q इस तरह से एक स्ट्रिंग में इस तरह से कनेक्टेड है, तो P और Q को मैंने अगर अपना सिस्टम माना है ना, तो P और Q इक्विलिब्रियम में, मतलब P और Q इक्विलिब्रियम में हो रहे हैं, है ना।
तो इक्विलिब्रियम में हो रहे हैं। तो अगर हम लोग चलो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस इसमें लग रहे होंगे, है ना। पी में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक नीचे डाउनवर्ड लग रहा होगा और इसकी डेंसिटी ρ1 है, तो ρ1 इंटू वीजी नीचे की तरफ लग रहा होगा। नीचे की तरफ और एक फोर्स, नीचे की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहां से ये स्ट्रिंग में टी टेंशन लग रहा होगा, है ना। ये क्योंकि टेंशन जीरो नहीं है, एक पॉजिटिव वैल्यू, तो नीचे की तरफ इस तरह से इसको टाउट है, तो नीचे की तरफ टेंशन उसको फोर्स खींचने की कोशिश करेगी, तो इतना फोर्स लग रहा होगा। ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लग रहा होगा इस पे, है ना। इसके पास स्पीड नहीं है, इसलिए वो ड्रैग फोर्स वाला नहीं है, ड्रैग फोर्स इसमें नहीं आएगा। बॉयंट फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, अभी इस पे बॉयंट फोर्स लगेगा, लिक्विड 1 में है ना, तो लिक्विड 1 में है, तो सिग्मा वन इंटू भी इंटू जी, इतना फोर्स लग रहा है इस पे, पी पे। अब क्यू पे आ जाते हैं, तो क्यू पे नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी डेंसिटी ρ2 है, ρ2 इंटू वीजी, ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रही होगी इस पे, है ना, और ऊपर के डायरेक्शन में और एक फोर्स है, दैट इज बॉयंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू σ2 इंटू वीजी, है ना। अब देखो इसको मैं पूरा को अपना एक सिस्टम, अगर एक काम करो, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो P भी इक्विलिब्रियम में है और Q भी इक्विलिब्रियम में है ना। P इज इन इक्विलिब्रियम अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो देखो अगर P इक्विलिब्रियम में है तो इसमें P पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन, एक ρ1 Vg और ऊपर σ1 Vg। अब जरा ध्यान से देखो, अगर P इक्विलिब्रियम में है, टेंशन की कुछ नॉन नेगेटिव वैल्यू, टेंशन एक पॉजिटिव वैल्यू है, टाउट रहना स्ट्रिंग को, टेंशन पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस मेरा T प्लस ρ1 Vg की वैल्यू ग्रेटर होनी पड़ेगी σ1 Vg के, है ना। ये सॉरी, T प्लस ρ1 Vg की वैल्यू इक्वल होनी पड़ेगी σ1 Vg के, तभी वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। P इक्विलिब्रियम में है, तो ये कंडीशन है। अब T मेरी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, T अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये वाला टर्म है σ1 Vg, ये जरूर ग्रेटर है ρ1 Vg से, तभी ये इक्वल हो रहा है ना। मतलब मैं इस इक्वेशन से बोल सकता हूं ना, σ1 Vg इज ग्रेटर देन ρ1 Vg, क्योंकि T एक मेरे पास में कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, T एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो दैट मींस σ1 Vg इज समेशन ऑफ ρ1 Vg प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो σ1 Vg इज ग्रेटर देन ρ1 Vg, ये चीज हम लोग यहां से बोल सकते हैं, है ना, ये चीज हम लोग यहां से बोल सकते हैं, करेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे ये दूसरा Q अगर इक्विलिब्रियम में है ना। अब हम लोग बोल रहे हैं कि Q इक्विलिब्रियम में है, Q इन इक्विलिब्रियम, Q अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो T प्लस σ2 Vg, इसमें उल्टा हो जाएगा, देखो ρ2 Vg, मतलब ρ2 Vg, है ना, ρ2 Vg इज ग्रेटर देन, है ना, इज ग्रेटर देन σ2 Vg, यहां से हम लोग बोल सकते हैं, तो ρ2 Vg इज ग्रेटर देन σ2 Vg, हम लोग यहां से ये चीज इन्फर कर रहे हैं। देखो ये थोड़ा उल्टा हो गया क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन उल्टी हो गई, है ना। अब इन दोनों से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, इन दोनों से हम लोग इन्फर कर सकते हैं, देखो ये V से G, Vg कैंसिल आउट हो जाएगा, σ1 इज ग्रेटर देन ρ1, ये चीज हो गया, और यहां से Vg कैंसिल कर दो, तो ρ2 इज ग्रेटर देन σ2, है ना। ये एक चीज हम लोग इन्फर कर सकते हैं, और इस दोनों इक्वेशन से 1 और 2, और इसके अलावा क्या है, दो लिक्विड है, और σ1 और σ2, और σ1 ऊपर में है, ये एक लिक्विड उसके ऊपर में है, तो σ1 इज लेस देन σ2, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, है ना। अब इन तीनों से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्फर कर सकते हैं कि σ1 इज लेस देन σ2, है ना, और σ1 इज ग्रेटर देन ρ1, तो ρ1 सबसे छोटा है, ρ1 इज लेस देन σ1 इज, और σ2 और ρ2 में ρ2 बड़ा है ना, ρ2 बड़ा है σ2 से, तो σ2 इज लेस देन ρ2, तो ये एक हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ जाता है ना। ये रिलेशन हम लोग अभी काम में लेंगे, और अभी के लिए फिलहाल मैं यहां से ये चीज एक बार रिमूव करता हूं ताकि हम लोगों को प्लेस हो जाए हम लोगों को काम करने के लिए। तो ये हमारे पास में इन्फ्रेंस आ गया, ये 2-3 जो हमने इक्वेशन लिखे उससे ये इन्फ्रेंस हमारे पास में आ गया। अच्छा, अब हम लोग पहले तो इंडिविजुअली हमने बोला था P और Q को अपना सिस्टम मान के, इंडिविजुअली अपना सिस्टम माना था, P को अलग माना था, इक्विलिब्रियम में डाला था, Q को अलग माना था, इक्विलिब्रियम में डाला था। अब हम लोग क्या करेंगे, P और Q को मैं सिस्टम मान रहा हूं, है ना, P और Q को सिस्टम मान रहा हूं, तो टेंशन, P और Q को सिस्टम मानते के साथ टेंशन जो है इसका इंटरनल फोर्स है, टेंशन हट जाएगा यहां से, है ना। P और Q को सिस्टम मानते के साथ टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो टेंशन हट गया।
तो P एंड Q को अगर सिस्टम माना, P एंड Q को मैंने अपना सिस्टम माना है, तो सिस्टम रेस्ट पे है, दैट मीन्स नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अपवर्ड फोर्स इस टोटल सिस्टम में कितना लग रहा है, सिग्मा 1 VG प्लस सिग्मा 2 VG एंड दैट इज इक्वल टू रो 1 VG प्लस रो 2 VG, ये चीज निकल रहा है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, है ना। और यहां से और एक चीज मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा 1 माइनस रो 1 दैट इज इक्वल टू रो 2 माइनस सिग्मा 2, है ना। मैं इसको यूज करूंगा, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये चीज लेके चलते हैं। ओके, सो ये मेरे पास में एक इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, है ना, इस इक्वेशन का, और ये जो है ये दूसरा हमारे पास में रिलेशन है। अब हमें जो टर्मिनल वेलोसिटीज है उसमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो, तो Vp इंटू वी क्यू, अगर हम लोग C और D में देखें, पहले C और D को देख लो, है ना, पहले C और D को अगर हम लोग देखें, तो Vp इंटू वी क्यू इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला रिलेशन हम लोग ले देते हैं, ये वाला रिलेशन को हम लोग उधर लेके चलते हैं। सिग्मा 1 रो 1 सिग्मा 1 सिग्मा रो 1, मेरे पास में ऐसा दिया रो 1 सिग्मा 2 एंड रो 2, ये इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखो Vp अगर हम लोग देखें तो रो 1 माइनस सिग्मा 2, तो रो 1 माइनस सिग्मा 2 दैट इज नेगेटिव, ये वाला जो टर्म है ना, दिस टर्म इज कमिंग टू बी नेगेटिव, ये रिलेशन से, है ना। तो Vp मेरे पास में नेगेटिव आ रहा है, Vp मेरे पास में नेगेटिव है, और Vq मेरे पास में देखो, Vq मेरे पास में आ रहा है रो 2 माइनस सिग्मा 2, रो 2 माइनस सिग्मा 2 दैट इज पॉजिटिव, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Vp में Vp नेगेटिव है, Vq पॉजिटिव है, तो जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज नेगेटिव। तो डी पार्ट तो हम लोग यहां से इन्फर कर सकते हैं, तो सी गलत हो जाएगा, डी इज करेक्ट। अब ए और बी में Vp बाई Vq का रेशियो लेना है, तो Vp बाई Vq का रेशियो ले लो यहां से, Vp बाई Vq, तो देखो 2/9 2G R स्क्वायर बाई 9, ये दोनों के लिए कॉमन है ना, दोनों के लिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर बचेगा रो 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई रो 2 माइनस सिग्मा 1, है ना, इनटू आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों के लिए, और ये बचेगा ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 2। तो ये इस इक्वेशन को अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को देखो क्या हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो रो 1 माइनस सिग्मा 2 अपन रो 2 माइनस सिग्मा 1, रो 1 माइनस सिग्मा 2 अपन रो 2 माइनस सिग्मा 1, इसको अगर हम लोग ये इस इक्वेशन से देखें तो ये हम लोगों को दिखा हुआ है, क्या दिख रहा है, रो 1 माइनस सिग्मा 2। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं रो 1 माइनस सिग्मा 2, इसको एक मिनट ऐसा लेंगे, एक काम करेंगे, इसको हम लोग लेंगे रो 1 माइनस सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू, यहां से रो 1 माइनस सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस रो 2, है ना। तो यहां से अगर ये चीज देखो, रो 1 माइनस सिग्मा 2 इज और सिग्मा 2 डिवाइड माइनस रो 2 माइनस सिग्मा 1, सॉरी हाँ सही है। तो ये जो चीज है, ये देखो रो 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई रो 2, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें रो 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई रो 2 माइनस सिग्मा 1, दिस इज बेसिकली -1, है ना, ये -1 के बराबर आ रहा है। तो ये -1 के बराबर आ रहा है, मतलब दिस क्वांटिटी इज कमिंग टू बी -1, है ना, -1 है। तो Vp बाई VQ दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ईटा 1 बाई ईटा 2, ये मेरे पास में रिलेशन आ रहा है। अच्छा, यहां पर जो दिया गया था ना, वो इसका मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा हुआ था, मैग्नीट्यूड के बारे में जो छूट गया था ऑप्शन में, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये ईटा 1 बाई ईटा 2 के बराबर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी गलत हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, तो इसकी यहां पर एक फ्लूइड है, अंदर में पूरा फ्लूइड भरी हुई है, और उसकी डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट एंड इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, है ना, और अपनी ग्रेविटी की वजह से इक्विलिब्रियम में है। ऐसा ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है इरोडोव का। अगर देखो इरोडोव, अगर तुमने सॉल्व किया होगा, इरोडोव प्रॉब्लम नंबर 1.216, है ना, यहां ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर जिसने वो किया होगा तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करके लेके होगा, है ना। तो ये अपने जो इसके ग्रेविटेशनल है, जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपनी जो ग्रेविटी है, उसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में है ना, वो हम लोग देखेंगे कैसे। तो यहां पर बोला गया है इफ पी आर इज द प्रेशर एट आर
आर लेस देन कैपिटल आर, देन द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले तो हमें आर डिस्टेंस पे, यहां से इसके सेंटर से अगर हम लोग देखें आर डिस्टेंस पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आर डिस्टेंस की में इसकी इस पे प्रेशर कितना होगा। एक काम करेंगे, सिमेट्री हमें दिख रही है तो बिल्कुल अगर एक स्फीयर है तो हम लोग एक यहाँ पर शेल अगर ले लें, है ना, एक शेल ले लें, बहुत उसकी थिकनेस बहुत कम है, और हम लोग शेल कैसा ले रहे हैं, आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का, है ना, आर डिस्टेंस पे ये डी आर विड्थ का हमने एक इस तरह से शेल ले लिया। ठीक है, अब इस शेल का एनालिसिस अगर हम लोग करें, इस शेल का एनालिसिस करें तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक तो लग रहा है जो ग्रेविटेशनल, जो बोला ना, जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, है ना, वो हर इस पूरे शेल में देखो, हर अगर छोटा छोटा मास देखें तो इस तरह से टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, सब टुवर्ड्स द सेंटर इस तरह से ग्रेविटेशनल इस तरह से पुल लग रहा होगा पूरे में, है ना, पूरे इस जो हमने डी आर जो थिकनेस का हमने एलिमेंट लिया हुआ है, तो हर जगह पे वो फोर्स लग रहा होगा। तो हम लोग मानते हैं, चलो ये जो हमने एलिमेंट लिया ना, ये पूरा जो एलिमेंट हमने लिया, इसका मास हम लोग, ये एलिमेंट है ना, तो एलिमेंटल मास हम लोग डीएम ले लेते हैं, है ना, और ये एम इंटू जी जो ग्रेविटी इस पे फोर्स लग रहा होगा, है ना, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर ये इस जगह पे अगर इस जगह पे ये इस तरह से स्थिर है ना, अगर ये पानी है ना, इसमें इसके अंदर में कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है वो अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या कि ये जो फोर्स है एफ नेट उसमें जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो ये तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इतना लग रहा है ना, डीएम मास पे ये जो एलिमेंट है इस पे इतना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो इसमें और भी कुछ फोर्सेस होने चाहिए जिसका सम जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अभी ध्यान से देखो, इसके ऊपर और एक फोर्स लग रहा होगा जो कि प्रेशर की डिफरेंस की वजह से लग रहा होगा, है ना, प्रेशर की डिफरेंस की वजह से। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आर डिस्टेंस पे अगर सपोज यहां पर प्रेशर को मैंने पी ले लिया और आर प्लस डी आर पे हम लोग लेते हैं पी प्लस डी पी, अगर मैं प्रेशर लेता हूं, है ना, पी प्लस यहां पर पी और आर प्लस डी आर पे पी प्लस डी पी, तो इसकी वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। हम लोग नेट फोर्स को जीरो करने की कोशिश करते हैं, तो एफ नेट एक तो हमने बोल रहे हैं कि ग्रेविटी की वजह से जी डी एम लग रहा है, प्लस प्रेशर की वजह से ये जो अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से वो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, है ना, बाहर की तरफ फोर्स, और बाहर में जो प्रेशर है उसकी वजह से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, है ना, पूरे में इस तरह से ऐसा फोर्स लग रहा होगा। तो P प्लस डीपी की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं P प्लस डीपी की वजह से, और कितने में लग रहा होगा, उसके इंटू एरिया हम लोग करते हैं, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स निकलेगा, है ना, प्रेशर इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, उसी जो एलिमेंट है उस पर। तो इतना बाहर की तरफ से फोर्स लग रहा है, और अंदर की तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर की वजह से ही, है ना, अंदर की तरफ से कितना फोर्स लग रहा होगा, माइनस ये जो अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, वो हम लोग माइनस लेते हैं, है ना, क्योंकि जी अंदर की तरफ mg और p प्लस डी की वजह से अंदर लिया है, तो ये वाला जो फोर्स है ये बाहर की तरफ लग रहा है, तो माइनस p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा, और दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां तक तो बात हमें समझ में आती है कि प्रेशर की वजह से और जो ग्रेविटी की वजह से जो नेट फोर्स हम लोग देख रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो मास वहां पे स्थिर है, ठीक है। तो कुछ तो उसमें प्रेशर कुछ ऐसा रहा होगा जो कि इसको प्रेशर डिफरेंस रहा होगा जो कि इस फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है ना। तो अब हम लोग देखेंगे जी। अब यहां से ध्यान से देखो, जी जो है वो किसकी वजह से आएगा, जी है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर हम लोग कोई मास कंसीडर कर रहे हैं और यहां पर एक स्फेरिकल सिमेट्री है ना, तो हमने शेल्स थ्योरम पढ़ रखा है। शेल्स थ्योरम में क्या बोलता है कि ये जो जी आएगा ना वो सिर्फ अंदर वाली, ये सब हम लोग बहुत बार डिस्कस कर रखे हैं, अंदर वाली मास की वजह से सिर्फ आएगा, है ना, अंदर वाली मास की वजह से। तो ये जी लिख लो, अंदर वाली की मास की वजह से। तो अंदर वाली जो इसकी मास है ना उसको हम लोग स्मॉल एम सपोज कंसिडर करते हैं, तो स्मॉल एम बोल देते हैं, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ऐसा लिख दिया, इंटू डी एम हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और देखो p प्लस डी पी 4 पाई आर स्क्वायर, p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये सिंपल हमको दिख रहा है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी पी का टर्म यहाँ पर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। और आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से चलो एक बार हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी एम, दैट इज बेसिकली माइनस 4 पाई आर स्क्वायर डी पी। अब यहाँ से हमें एक चीज हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर डीएम और डीपी में एक नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं ना वैसा वैसा प्रेशर कम होता जा रहा है, आर मेरा इंक्रीज होता जा रहा है तो मेरा प्रेशर कम होता जा रहा है।
प्रेशर मेरा डिक्रीज होते जा रहा है। इसलिए ये नेगेटिव जो साइन है इसका ये सिग्निफिकेंस है कि आर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर मेरा कम होता जा रहा है बाहर की तरफ। और इनफैक्ट इसका सरफेस पे जो प्रेशर है ना, वो सरफेस पे प्रेशर यहाँ पर मिनिमम होगा। और अगर हमने ये पूरा जो स्फेरिकल बॉडी को अगर हमने माना है कि ये वैक्यूम में है ना, वैक्यूम में है, दैट मीन्स वैक्यूम में मतलब प्रेशर जीरो है, बाहर का प्रेशर अगर जीरो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है, तो यहाँ का भी इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो जीरो होना पड़ेगा, है ना। वो चीज मैं तुमको और एक तरीके से समझाता हूं। यहां पर बस इस क्वेश्चन में मुझे जहां तक लगता है कि यहां पर ऐसा देना चाहिए था कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है ना, ये वैक्यूम में रखा हुआ है, एटलीस्ट इतना यहां पर बोलना चाहिए था, है ना। वहां पर जैसे यूरोप के क्वेश्चन में 1.216 में वहां पर ऐसा बोला गया था कि जो प्रेशर बिकॉज ऑफ जो भी ग्रेविटी है उसकी वजह से वहां पर प्रेशर पूछा गया था स्पेसिफिकली। यहां पर जो प्रेशर है वो नेट मतलब प्रेशर इन जनरल पूछा हुआ है ना। तो यहां पर हमें इतना इसको क्वेश्चन में एक बताना चाहिए था कि बाहर की तरफ प्रेशर वैक्यूम, इसको ऐसा मान लो कि वैक्यूम में रखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो ले लो। तो ये हम लोग सबसे पहले ये जो हम लोग जो बात करें ना कि इसके सरफेस, अभी इतना तो समझ में आता है कि सेंटर पे प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे बाहर हम लोग क्योंकि निकल रहे हैं, या नेगेटिव साइन हमें ये दिखा रहा है कि बाहर जैसे जैसे हम जा रहे हैं हमारा प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है और सरफेस पे जाके वो मिनिमम होगा, है ना। तो वो चीज हम लोग और एक तरीके से समझते हैं, तब तक के लिए इसको थोड़ा हम लोग होल्ड रखते हैं ना, उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे वो हो रहा है। सपोज तुम एक कंटेनर भी कर लेते हो सपोज, ठीक है, और इसमें तुम्हारे पास में पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, कुछ भी कोई भी चीज भरा हुआ है। अब हम लोग बोलते हैं कि सपोज h हाइट कुछ भी हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, वाटर का ही एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, है ना। हम लोग कैसे प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये वाटर का ही एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। ये जो हमने माना है ये वाटर का ही एक एलिमेंट है ना। वाटर का ही एक छोटा सा हम लोग एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और हम लोग बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके थ्रू, सेम ही चीज है ना, सेम चीज को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में, दैट मींस इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इस पे है ना, mg लग रहा, वाटर का ही एलिमेंट है, तो वाटर में एक तरफ, और ऊपर की तरफ जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज dp इंटू a, इसका जो भी एरिया है। तो यहां पर अगर इसका एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेसिकली, अगर a इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये हम लोग मान रहे हैं कि छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, h हाइट पे हम लोग एक dh विड्थ का, है ना, dh उसका हाइट का एक हम लोग एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। h हाइट पे हम लोग एक dh हाइट का एक हमने यहाँ पर एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैसे इसमें हम लोग प्रेशर कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो ये जो चीज है वाटर का जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, ये वाटर का एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस इस पे नेट फोर्स जीरो है ना। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से dp इंटू a लग रहा होगा, है ना। ये छोटा सा एलिमेंट है, सिर्फ छोटा सा सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने कंसीडर किया हुआ है, तो dp इंटू a ऊपर की तरफ लग रहा हो, नीचे की तरफ mg, तो रो ऑफ जो, क्योंकि लिक्विड ही है तो रो ऑफ लिक्विड जो भी है रो इंटू इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इसकी जो हाइट है इस सिलेंडर की दैट इज dh हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो दिस रो, ये इसका रो इंटू वॉल्यूम हो गया इंटू g, ये mg के बराबर है। और यहां से हम लोग इस तरह से निकालते हैं ना, इस तरह से करके हम लोग प्रेशर निकालते हैं, रो जी एच, इस तरह से हम लोग प्रेशर निकालते हैं। और ये कंसीडर कर रहे हैं कि बाहर जो है वो p इक्वल्स टू 0 है, अदरवाइज p0 प्लस रो जी एच हो जाता, है ना। वो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट डालते हैं, वो उससे हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर जो सरफेस में वहाँ पर हम लोग P0 ले लेते है ना, P0 वहाँ की हम लोग प्रेशर ले लेते। लेकिन हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि बाहर जो है, बाहर प्रेशर सपोज 0, ये वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इसको दोनों को मैं सेम करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से प्रेशर रो जी एच है, और यहाँ पर अगर आप कोई पूछे कि सरफेस पे कितना है, तो सरफेस पे h हाइट पे तो हमने रो जी एच निकाल दिया, प्रेशर h हाइट पे हमने रो जी एच प्रेशर निकाल दिया। सरफेस पे हम लोग बोलेंगे कि अगर बाहर का प्रेशर 0 है तो यहाँ पर सरफेस का भी प्रेशर 0 है। तो प्रेशर जो आया यहाँ पर वो बेसिकली किसकी वजह से, h हाइट पे जो प्रेशर आया वो आया इतने वाटर जो भी है ऊपर पे जो वाटर है उसकी वजह से वहां पर प्रेशर आ रहा है ना, h हाइट पे। ठीक उसी तरह से यहां पर भी देखो, यहाँ पे सरफेस पे अगर हम लोग बात करें तो सरफेस के ऊपर और तो कोई लिक्विड है नहीं, है सरफेस के ऊपर और कोई लिक्विड है नहीं जो कि इस पे प्रेशर लगाएगा इसके सरफेस पे, है ना। तो और बाहर वैक्यूम है, तो
तो ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस में है यहाँ पर प्रेशर हम लोगों का 0 होगा, अगर हम लोग बाहर इसको वैक्यूम हमने कंसिडर कर रखा है तो। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ में आती है कि सरफेस में किस तरह से हमारा प्रेशर 0 हो रहा है, वो हम लोग एक लिमिट की कंडीशन यहां पर रखने वाले हैं, है ना। तो ये चीज मैंने इसको जस्ट बता दिया कि किस तरह से तुम इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। अब हम लोग बस इसको क्या करेंगे, जी है तो जी मुझे पता है, एम की वैल्यू स्मॉल एम जो कि अंदर की तरफ मास है, जो हम लोग ने एलिमेंट कंसिडर किया है उसके अंदर की जो मास है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू डेंसिटी, ये इसकी मास हो गई, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी एम, जो एलिमेंट है वो कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो उसका वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी और एक आएगी तो इसको रो स्क्वायर में यहां पर डाल दे रहा हूं, ठीक है, इंटू और एक बार डेंसिटी आएगी, रो स्क्वायर डाल दिया, है ना। तो ये हो गया इसका डीएम, और दैट इज इक्वल टू -4 पाई आर स्क्वायर डीपी। अब देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर यहां से हम लोग हटा सकते हैं, और इस आर से एक आर 2 आर यहां चले जाएंगे, और बचेगा मेरे पास में क्या यहाँ पे 4 पाई बाई 3 आर 3 जी यहाँ पर एक आ जाएगा, और इंटू रो स्क्वायर, है ना, और एक आर यहाँ पर आ जाएगा आर डी आर दैट इज इक्वल टू माइनस डी पी। अब हम लोग यहाँ से लिमिट पुट करेंगे, है ना, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, है ना, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जगह का भी कभी कभी कंस्ट्रेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी कुछ छूटा नहीं, 4 पाई बाई 3 जी रो स्क्वायर आ गया आर, ठीक है, आर डी आर। अब इसकी लिमिट अगर पुट करें तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगी, तो आर डिस्टेंस पे हमें प्रेशर मानना, सॉरी यहाँ पे हम लोग काम करेंगे कि आर डिस्टेंस पे हम लोग प्रेशर, डिस्टेंस आर पे मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 4 पाई बाई 3 जी रो स्क्वायर आर डी आर दैट इज माइनस डीपी, है ना। प्रेशर जो है वो P है एट डिस्टेंस R, और प्रेशर है 0 एट ए डिस्टेंस कैपिटल R। तो ये हम लोग यहाँ से इस तरह से लिमिट डाल सकते हैं, है ना। तो बन गया ये 4 पाई जी डिवाइडेड बाई 3 रो स्क्वायर, और अंदर जो टर्म चला गया वो कितना आ गया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, कैपिटल R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये जो लिमिट है दिस इज बेसिकली P। तो P एज अ फंक्शन ऑफ R, है ना, P किसी R डिस्टेंस पे मुझे इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, है ना, P R डिस्टेंस पे इस तरह से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब बस कुछ नहीं, इसमें देखो जो ए ऑप्शन बोला है कि R इक्वल्स टू 0, सेंटर में क्या इसका प्रेशर 0 है, तो नहीं, वो तो प्रेशर मैक्सिमम होगा वहाँ पे सेंटर में। फिर है R इक्वल्स टू 3R/4, ठीक है। तो ये लेके बस रेशियो यहाँ पर सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं, मैं इसको एक बार एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो रेशियो लेना है मुझे, प्रेशर का रेशियो अलग अलग इस पे, तो रेशियो लेना है। तो देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म तो सबके लिए कांस्टेंट ही हो गया, है ना, तो ऊपर नीचे कहीं भी लिखो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका बस मुझे रेशियो लेना है। तो जैसे 3R/4 में बोला गया है, तो 3R/4 में बोला गया तो ये हो जाएगा 9R²/16, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2R/3, तो आर स्क्वायर माइनस 2R/3 से हो जाएगा 4R²/9। बाकी सारे जो टर्म रहेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ से दिख रहा है, ये कांस्टेंट ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 16 माइनस 9 दैट इज 7R² डिवाइडेड बाई 16 आ गया, और ये बन गया 5R² डिवाइडेड बाई 9, ऐसा आ गया, है ना, 5R²/9, और ये 16 आ गया, ठीक है। तो अभी ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया 63 डिवाइडेड बाई 80। तो ये ऑप्शन बी नंबर। उसी तरह से ऑप्शन सी भी हम लोग चेक कर सकते हैं, सही आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, ये इसको हम लोग आर को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज R²/2, तो एक 2 का फैक्टर यहाँ से छूट गया था, खैर उससे कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें प्रॉब्लम में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो R²/2 का एक टर्म आएगा, तो यहाँ पे ये जो टर्म आएगा ये 2 पाई जी रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये चीज़ आ जाएगा। तो होप तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
फिर भी कुछ डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों तक जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, जो भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी बहुत सारे वीडियोस लेके आएँ। जितना तुम्हारा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उतना मेरी तरफ से भी तुम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो यार, हम लोग इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।